प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आपके अपने चैनल पर आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे एक्टिव पैसिव के अगले प्रकरण के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव पैसिव के अंदर कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, किस किस प्रकार के सेंटेंस में कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉलो किए जाते हैं और उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया है और उस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ लिखा है सेंटेंस और दूसरी तरफ जो है एरो लगे हुए हैं और बॉक्सेस बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये जानने वाले हैं कि सेंटेंसेस जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, सेंटेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस और तीसरा जो है वो होता है इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस। यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें 3 प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ेगा। आइए चलते हैं कुछ और जानकारी की तरफ। यहाँ इस चित्र में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंसेस क्या हैं, कितने प्रकार के, उनके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। यानी मूल रूप से तो 3 प्रकार होते हैं, सिंपल, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अन्यथा इससे जुड़ी हुई आप जो भी जानकारी है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंसेस के भी 3 भाग होते हैं विद्यार्थियों। पहला, जैसे कि आप इस येलो कलर के बॉक्स में देख रहे हैं, ऑल टाइप, जिसमें सभी प्रकार के सेंटेंस शामिल होते हैं। दूसरा, जैसे कि आप रेड बॉक्स में देख रहे हैं, गोइंग टू वाले। और तीसरा, जैसे कि आप इसमें ब्लू कलर के, स्काई कलर के बॉक्स में देख रहे हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले। यानी कि मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि पैसिव वॉइस के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हमें 3 प्रकार के वाक्य या 3 प्रकार के प्रश्न बनाने पड़ते हैं, उनके हल करना पड़ता है हमें। तो पहला वाक्य जो हमारा आता है या पहले प्रकार के जो वाक्य आते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो होते हैं ऑल टाइप सेंटेंसेस, दूसरे होते हैं गोइंग टू वाले और तीसरे होते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले। तो आइए आज हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस के अंदर ऑल टाइप वाले वाक्यों की, सेंटेंसेस की कुछ और जानकारियाँ। तो विद्यार्थियों, ऑल टाइप वाक्य जो होते हैं उसमें सबसे पहले तो हमें पहचान पता होनी चाहिए कि वो परीक्षा में प्रश्न को देखते ही हम कैसे पहचानें कि ये सिंपल सेंटेंसेस में ऑल टाइप्स वाले सेंटेंसेस हैं। तो इनकी पहचान बड़ी सरल होती है। ये वाक्य एकदम से सामान्य होते हैं, एकदम सरल प्रकार के होते हैं। इनके प्रश्नों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हैड, विल या सेल या फिर मॉडल कुछ भी आ सकता है। यानी कि ऐसे प्रश्न जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेकर थर्ड फॉर्म तक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव, हैड, विल, सेल या मॉडल के रूप में कोई भी मॉडल आए, वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस के अंदर ऑल टाइप के सेंटेंस माने जाते हैं। तो ये तो थी इनकी पहचान के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के एक्टिव के क्वेश्चंस को पैसिव के आंसर में कैसे बदला जाता है। तो उसके लिए विद्यार्थियों आपको एक सूत्र देखना पड़ेगा, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एडवर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। विद्यार्थियों, यही वो सूत्र है जिसकी सहायता से परीक्षा में आप सिंपल सेंटेंसेस के ऑल टाइप्स क्वेश्चंस को बड़े आराम से, सरलता से सही कर सकते हैं। इस सूत्र का स्पष्टीकरण मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके प्रश्न में सब्जेक्ट के रूप में कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाए तो उस समय उसको उत्तर बनाते समय काम में नहीं लेना है। ऐसी परिस्थिति में जो आपका सूत्र है वो पहले के मुकाबले काफ़ी छोटा हो जाएगा। उसमें आप न तो बाई का प्रयोग करेंगे और न सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपका सूत्र होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एडवर्ब।
कहने का मतलब है अगर आपके प्रश्न के अंदर सब्जेक्ट दिया है और वो अनइम्पोर्टेंट है तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने पहले वाले सूत्र को काम में नहीं लेंगे, यानी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को काम में नहीं लेंगे। बाई प्लस सब्जेक्ट तक का जो हिस्सा है वो आप काम में नहीं लेंगे। विद्यार्थियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे आज के सूत्र का स्पष्टीकरण। विद्यार्थियों, ये जो सूत्र था आपके सामने, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सूत्र बताया था, वो सूत्र में सबसे पहले आपने देखा था ऑब्जेक्ट, यानी कि ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप अपने प्रश्न में आने वाले ऑब्जेक्ट को उत्तर में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रश्न में जो ऑब्जेक्ट आया है, क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को पता करने के बाद में, उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने के बाद में आपको उस ऑब्जेक्ट को उत्तर में लिखना है। प्रश्न का ऑब्जेक्ट उत्तर में लिखा जाएगा। और HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये हुआ कि प्रश्न में जो संकेत मिलेंगे आपको, कल मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब टेबल में बताए थे कि कौन कौन से संकेत मिल सकते हैं, कौन कौन सी वर्ब्स मिल सकती है या हेल्पिंग वर्ब पहले से प्रश्न में दी हुई मिल सकती है। तो उस टेबल में बताए गए संकेत के अनुसार अगर कोई संकेत आपको प्रश्न में मिलता है तो उसके अनुसार आपको उत्तर में अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगानी है और ये हेल्पिंग वर्ब टेबल के अनुसार आप लगाएंगे। इसके बाद में सूत्र में आया था वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रश्न में जो वर्ब आपको दे रखी है फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, उसकी आपको थर्ड फॉर्म बना करके लिखनी है। और यदि पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रश्न में दी है तो आप वही वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस काम में लेंगे। सूत्र में इसके बाद में आपके सामने आया था एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी टेंस में किसी समय के संबंधित आपको जानकारी देता है। तो ऐसा समय सूचक जो शब्द है अगर आपके प्रश्न में मिलता है तो आप उसको अपने वाक्य बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में रखेंगे। विद्यार्थियों, अगर मैं क्रम की बात करूं तो आप एडवर्ब को चौथे क्रम पे रखेंगे। पहले क्रम पे ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और चौथे नंबर पे एडवर्ब का प्रयोग आप करेंगे यदि आपको प्रश्न में एडवर्ब मिले तो। फिर हमने देखा था बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। तो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे एडवर्ब के बाद में, उत्तर में हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन एक स्थिति हमें ध्यान में रखनी है जहां हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, जहां हमारा सूत्र छोटा हो जाएगा, और वो स्थिति है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की। आपके प्रश्न में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है। जिन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, उनमें से कोई अगर आपके प्रश्न में सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो वहाँ पे आप अपने उत्तर को बनाते समय, पैसिव वॉइस हल करते समय आप बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। और अंत में हमने देखा था सब्जेक्ट। प्रश्न में जो सब्जेक्ट आया है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, मैं फिर से बता रहा हूं, प्रश्न में, क्वेश्चन में, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट आपको मिला है उस सब्जेक्ट को बदल करके आपको अंत में लिखना है अपने उत्तर में। यानी प्रश्न का सब्जेक्ट उत्तर में सबसे लास्ट में चेंज करने के बाद में लिखा जाएगा। और ये सब आपको सब्जेक्ट टेबल की सहायता से करना है, जिसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपके लिए जो सूत्र आया था उस सूत्र का मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है। उम्मीद है आप इस स्पष्टीकरण को, इस सूत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको वाक्य कैसे बनाने हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी और जानकारी उदाहरण के माध्यम से दे देता हूँ। इससे पहले कि हम उदाहरण की तरफ चलें, मैं थोड़ा सा आपको और याद दिला दूं एक्टिव और पैसिव के बारे में, कि जैसे कि ये आपके सामने एक चार्ट आपके सामने आया है। इसमें दो आपके कॉलम बने हुए दिख रहे हैं आपको, एक है एक्टिव वॉइस का, एक है पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में आपको फिर से याद दिला दूं, एक्टिव वॉइस वह होता है विद्यार्थियों जिसमें हमें कर्ता प्रमुख रूप से काम की जानकारी देता है। मतलब कि व्हाट सब्जेक्ट डज, जो काम कर्ता करता है, यानी जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसकी जानकारी हमें मिलती है, वो सेंटेंस कहलाता है एक्टिव वॉइस। और दूसरी तरफ हम देखें पैसिव वॉइस की तरफ,
तो द फोकस इज ऑन द एक्शन। पैसिव वॉइस में जो फोकस होता है वो एक्शन यानी क्रिया की तरफ होता है, काम क्या हो रहा है उसकी तरफ हमारा मूल ध्यान होता है। तो जब हमारी क्रिया प्रमुख हो जाती है वहाँ हम पैसिव वॉइस मानते हैं, जहाँ हमारा कर्ता प्रमुख होता है वहाँ हम एक्टिव मानते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, राम किल्ड रावण, तो पैसिव वॉइस बनेगा रावण वाज किल्ड बाय राम। अब मैं चलता हूँ आपको लिए सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। सिंपल सेंटेंसेस ऑल टाइप के किस प्रकार से हम बना सकते हैं, ये रहा आपका पहला उदाहरण। इस उदाहरण में आप बड़े आसानी से देख पा रहे होंगे, एक सवाल है, ही ओपन्स द डोर। इसमें आप आराम से देख पा रहे होंगे कि ही जो है वो हमारे सवाल का सब्जेक्ट है, ओपन्स है वो हमारे सवाल की वर्ब है, क्योंकि ओपन के अंत में एस जुड़ा हुआ है और जब एस जुड़ जाता है या ईएस जुड़ जाता है तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये ओपन शब्द जो हमारा है ये एस लगने के बाद में हमारी वर्ब बन चुका है। और जहाँ वर्ब होती है विद्यार्थियों, वहाँ मैंने आपको बताया है कि उसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट पहले, वर्ब बीच में और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे द डोर है वो आपके सवाल का ऑब्जेक्ट है। अब इसको हल कैसे करना वो देखते हैं। तो आपने सूत्र में देखा होगा, फॉर्मूला में देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, प्रश्न के ऑब्जेक्ट को उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे। तो प्रश्न का ऑब्जेक्ट है द डोर और आप इसे ब्लू लाइन के माध्यम से देख सकते हैं कि द डोर को हमने उत्तर में सबसे पहले लिखा है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सवाल में दे रखी होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से किसी एक का उपयोग करते हैं। यहाँ हमारे उत्तर में जो द डोर आया है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया है। इसके बाद में हमने सूत्र में पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। हमारे प्रश्न में वर्ब है ओपन्स, उसकी थर्ड फॉर्म होगी ओपन्ड, द डोर इज ओपन्ड। उसके बाद में हमने सूत्र में पढ़ा था कि हम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारे इस एग्जाम्पल में तो एडवर्ब है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम प्रश्न के सब्जेक्ट को उत्तर में अंत में चेंज करते हुए रखेंगे। प्रश्न का सब्जेक्ट है ही और आप ये तीर के निशान से बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो ही है ये चेंज होकर के हिम में बदल गया। तो ही ओपन्स द डोर, एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन का जो आंसर बना वो है द डोर इज ओपन्ड बाय हिम। तो उम्मीद है आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ एक और सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है विद्यार्थियों, द डॉग चेस्ड द कैट। सब्जेक्ट है द डोर, माफ कीजिएगा, सब्जेक्ट है द डॉग, वर्ब है हमारी चेस्ड यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हमारा ऑब्जेक्ट जो कि हमेशा वर्ब के बाद मिलता है वो है द कैट। तो इस प्रकार से हर सवाल में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा, उसकी तलाश सबसे पहले करना पड़ेगा आपको, तो उसके बाद ही आप अपना आगे काम कर पाएंगे। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लिया। अब हमें सूत्र में इनको पुटअप करना है, यानी सूत्र के अनुसार इनको हमें उत्तर के रूप में सजाना है। तो सूत्र कहता है कि प्रश्न के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एरो बना रखे हैं, तीर के निशान लगा रखे हैं। तो द कैट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उत्तर में सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट बन गया। हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो हमारे प्रश्न में जो वर्ब है चेस्ड वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है हम उत्तर में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ द कैट सिंगुलर हो गया, इसके लिए हमने वॉज का प्रयोग किया है। इसके बाद हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन जो हमारी वर्ब होती है वो होती है चेस। चेस से बना चेस्ड और चेस्ड, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी हो जाएंगे। बाई का प्रयोग हम करेंगे और प्रश्न के सब्जेक्ट द डॉग को हम यहाँ पे अंत में रखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग। और आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, ये तीर के निशान के माध्यम से, अलग अलग कलर्स के माध्यम से मैंने कोशिश की है आपको प्रश्न कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आए। एक और उदाहरण से मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहूँगा विद्यार्थियों। एक तरफ आप देख रहे हो तीसरा प्रश्न है एक्टिव वॉइस और एक तरफ इसका उत्तर है। पहले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। मेलेडी राइट्स द आर्टिकल। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया मेलेडी, वर्ब हमारी हो गई राइट्स और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया द आर्टिकल।
तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें आसानी से मिल गए। अब हम सूत्र में इनको रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, जो कि हमारा है द आर्टिकल। इसके बाद में हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। हमारे प्रश्न की वर्ब है राइट्स, तो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम का उपयोग करते हैं। तो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब आया है इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ती है, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है विद्यार्थियों रिटन, राइट, रोट, रिटन। तो द आर्टिकल इज रिटन, यहाँ तक हमारा सवाल बन गया। इसके बाद में हमें लगाना होता है एडवर्ब, लेकिन इस सवाल में एडवर्ब तो है नहीं, तो हमने लगा दिया बाई प्रीपोजिशन। और उसके बाद में अंत में हम लगाते हैं प्रश्न में पूछा गया, प्रश्न में दिया गया सब्जेक्ट। प्रश्न में दिया गया सब्जेक्ट है मेलेडी, और इसको हमने अंत में रख दिया। तो इस प्रश्न नंबर 3 का, एग्जाम्पल नंबर 3 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा द आर्टिकल इज रिटन बाय मेलेडी। अब बात करते हैं एक और प्रश्न के बारे में। ये लीजिए, एक की जगह आपके दो प्रश्न आ गए विद्यार्थियों। यहाँ आप 2 बॉक्स देख रहे हैं, एक तरफ एक्टिव वॉइस है, 2 क्वेश्चन है, और एक तरफ उन्हीं 2 क्वेश्चंस के आंसर बने यानी कि पैसिव वॉइस है। तो यहाँ इस टेबल में एक्टिव वॉइस में जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, सेली ड्रॉ हर कार ऑफ द रोड। इस प्रश्न में आपको अलग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत कलरफुल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं अलग अलग कलर्स का प्रयोग किया गया है, और आप सेंटेंस के ऊपर भी देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से मैंने समझाने का प्रयास किया। सेले या सेली, सेली हमारे सवाल का है सब्जेक्ट, ड्रॉ हमारे सवाल का है एक्शन यानी कि हमारे सवाल का है वर्ब, और हर कार, ये हर कार जो है हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है। तो विद्यार्थियों, हर बार की तरह हमने बड़े आसानी से इस बार भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमने पकड़ लिया, यानी हमने उसका पता लगा लिया। अब हम चलेंगे इस प्रश्न का पैसिव वॉइस बनाने की तरफ। अब तक तो आपको याद हो चुका होगा विद्यार्थियों कि हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है, और आपको पता ही है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रश्न में ऑब्जेक्ट है हर कार, जिसको हमने यहाँ, इस प्रश्न में ऑब्जेक्ट है हर कार, तो इसमें सबसे पहले आएगा हर कार। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे वॉज। कारण बड़ा स्पष्ट है, हमारा जो प्रश्न है उसमें ड्रॉ दे रखा है जो कि सेकंड फॉर्म है। जब भी सेकंड फॉर्म आता है हम हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। कार सिंगुलर है, इसके लिए हमने वॉज का प्रयोग किया। फिर हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन, तो यहाँ पे ड्रिवन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में ऑफ द रोड, ये ऑफ द रोड है, ये हमारा ऐसे वर्ब का शेष हिस्सा है, इसलिए इसको हम पहले रखेंगे, और इसके बाद में हम बाई का प्रयोग करेंगे, और अंत में प्रश्न का सब्जेक्ट जो सेली है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। द कार वॉज ड्रिवन ऑफ द रोड बाई सेली। अगला प्रश्न लेते हैं, द डॉग बिट टिम्मी ऑन द आर्म। सब्जेक्ट है द डॉग, वर्ब है बिट, और हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है टिम्मी, किसी का नाम है ये टिम्मी, और इसके बाद में जो एक्स्ट्रा बचता है वो है ऑन द आर्म, यानी भुजा पर, बाहों पर। कुत्ते ने टिम्मी को बाहों पर काट लिया, उसकी किसी एक बाह के ऊपर, किसी एक भुजा के ऊपर उसने उसको काटा। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे हर बार की तरह। ऑब्जेक्ट बड़ा सरल है, स्पष्ट है, टिम्मी। सबसे पहले आएगा टिम्मी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज इसलिए आएगी क्योंकि जो हमारे प्रश्न में जो वर्ब है बिट, वो सेकंड फॉर्म है, और वो बनती है बाइट से। बाइट का मतलब होता है काटना, बाइट, बिट, बिटन, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आने की वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हम लगाएंगे विद्यार्थियों वो है बिटन,
बाइट बिट बिटन, तो टिमी वॉज बिटन, यहाँ तक हमने बनाया। फिर जो हमारे प्रश्न में जो अतिरिक्त भाग था ऑन द आर्म, उसको हम काम में लेंगे, क्योंकि जब हमारे पास एडवर्ब नहीं होता उसकी जगह में कोई अतिरिक्त चीज़ हमारे सवाल में बच जाती है तो हम उसको एडवर्ब वाले स्थान पे यानी चौथे नंबर पे रख देते हैं। 5वें नंबर पे आता है बाई प्रीपोजिशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पहले से लगा रखा है। और अंत में आता है प्रश्न में दिया हुआ सब्जेक्ट। इस प्रश्न में सब्जेक्ट है द डॉग, इसलिए हमने अंत में लगाया है द डॉग। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा टिमी वॉज बिटन ऑन द आर्म बाय द डॉग। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो में सभी सवालों को ध्यान से देखा और मुझे ध्यान से सुना है तो आप निसंदेह आप पैसिव वॉइस के सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं। फिर भी मैं आपके लिए एक और सवाल है जिसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप अगर कहीं भी कमी रही है तो इस सवाल के माध्यम से वो कमी आपकी आगे पूरी हो जाएगी। सवाल है शेक्सपियर रॉट हेमलेट। सब्जेक्ट हमारा है शेक्सपियर, बहुत महान अपने ज़माने के बहुत अच्छे कवि हुए थे, उपन्यासकार हुए थे, गीतकार हुए थे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी। तो सवाल का सब्जेक्ट है शेक्सपियर, सवाल की जो वर्ब है रॉट जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सवाल का ऑब्जेक्ट है वर्ब के तुरंत बाद आया हुआ हेमलेट। और अब इस सवाल को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो निसंदेह हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे सवाल में हमारे प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे। तो हेमलेट हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे आके उत्तर में आके सबसे पहले रखा जाएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वॉज, क्योंकि प्रश्न में सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो जब सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करते हैं, आपको पता ही है। और सेकंड फॉर्म देने की वजह से ये हम काम करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रॉट, रिटन। तो हेमलेट वॉज रिटन, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे और अंत में प्रश्न के सब्जेक्ट यानी शेक्सपियर नाम को हम वापस ऐसे का ऐसा रख देंगे। उत्तर बनेगा हेमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। तो कहने का मतलब है आपको जो सूत्र मैंने अभी बताया उस सूत्र की सहायता से आप इस प्रकार के सैकड़ों हजारों सवाल घर बैठे अपनी कॉपी में चुटकियों में हल कर सकते हैं। मुश्किल से आपको 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन तब विद्यार्थियों जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इस वीडियो को समझेंगे। अगर अब तक आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो निसंदेह आप ये सब कुछ सीख गए होंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों ये एक छोटी सी टेबल मैंने बनाई है जिसमें मैंने 4 अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं। आप इनको देख के समझिएगा, इनको देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा कि इनमें कौन सी चीज़ कैसे आई है, और अगर कोई समस्या हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। पहला सवाल मैं फटाफट पढ़ देता हूँ आपके लिए। आई स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, पैसिव वॉइस बनेगा द एग्ज़ाम वॉज स्टडीड फॉर बाय मी। दूसरा है आई विल टेक आउट द ट्रेश, पैसिव वॉइस बनेगा द ट्रेश विल गेट टेकन आउट। तीसरा है मिस क्लार्क रिपीट द नंबर्स, पैसिव वॉइस बनेगा द नंबर्स वर रिपीट बाय मिस क्लार्क। और चौथा सवाल इस टेबल में है जुआना स्पीक्स पोर्टुगीज, पोर्टुगीज का मतलब पुर्तगाली भाषा, पोर्टुगीज इज स्पोकन बाय जुआना। तो विद्यार्थियों समय बचाने के लिए मैंने आपको फटाफट पढ़ के बताया है, आप इन सवालों को खुद अपनी तरफ से हल करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाए गए हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ कुछ और सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं जिनमें मैंने समझाने का प्रयास किया है क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, इनके आंसर कैसे कैसे बने, कहाँ कहाँ किस प्रकार से किस किस चीज़ का उपयोग किया गया है। ये देखिए यहाँ पे कुछ और सवाल भी हैं आपके लिए। ये देखिए 5वां सवाल इसका उत्तर, ये 6ठा सवाल इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये सब मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आज के वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता न पड़े। पैसिव वॉइस के टॉपिक में सिंपल सेंटेंसेस के अंदर ऑल टाइप वाले जो सेंटेंसेस हैं वो आप एकदम अच्छे से सीख पाएँ। आप इनको देखिएगा, इनको किस प्रकार से हल किया गया है इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपकी शंका है तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे विद्यार्थियों। यहाँ मैंने आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं।
इन प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है अपनी रफ कॉपी में। इन प्रश्नों का उत्तर हल करके आप मुझे बताएंगे, ऐसी मैं पूरी आशा करता हूं। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैसिव वॉइस, सिंपल सेंटेंसेज और सिंपल सेंटेंसेज के अंदर जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेज है यानी ओल्ड टाइप वाले जो सेंटेंसेज है वो आप 100% सीख गए होंगे, या कोई कमी रही है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, क्योंकि वीडियो पहले से काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन अच्छे से पढ़ाने के लिए कभी कभी वीडियो को लंबा बनाना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए अनेक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।